नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक आईपीओ की जो कल बंद होने वाला है और कंपनी का नाम है पाइन लैब्स। नाम से तो ऐसा लगता है कोई केमिकल कंपनी है या कोई लेबोरेटरी है, लेकिन ये बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस भाव में ये आईपीओ में लेने लायक है या इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी का इतिहास करीब 27 साल पुराना है। 1998 में कंपनी की स्थापना हुई और ये जो कंपनी है उस समय पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के लिए। कंपनी की जो स्थापना की फाउंडर्स जो थे वो लोकवीर कपूर, राजुल गर्ग और तरुण उपाध्याय। अब ये तीनों जो प्रमोटर कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं, इसमें बड़े बड़े नामी गिरामी इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी इसमें स्टेक है, जैसे सिक्योर कैपिटल, टेमासेक, मास्टर कार्ड इत्यादि। और कंप्लीटली कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, यानी कि प्रमोटर की कोई होल्डिंग इस कंपनी में है नहीं। अब जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। थोड़ा तकनीकी एस्पेक्ट है इसके बिजनेस मॉडल में, लेकिन हमेशा की तरह इस बिजनेस मॉडल को बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 वर्टिकल्स इनके हैं, नाम पर मत जाइएगा, ये देखिएगा कि इस कंपनी में आखिर काम क्या होता है। तो पहला जो वर्टिकल है इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, और जो दूसरा वर्टिकल है वो है इशूइंग एंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म। तो जो पहला वर्टिकल है उसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। ये क्या करते हैं कि अपनी जो मशीन है वो वहाँ पर जो किसी मर्चेंट के यहाँ जब आप कोई ख़रीदने कोई सामान जाते हैं तो वहाँ पर ये लगा देते हैं, और जब आप उस पर कोई कार्ड स्वाइप करें तो डेबिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं उस डिवाइस के माध्यम से, और इसके अलावा अगर यूपीआई का कोई काम है तो यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये रहा फिज़िकल स्टोर में, यानी जब आप फिज़िकल स्टोर में जाते हैं तब। दूसरा हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे अमेज़ॉन पर। तो अमेज़ॉन के लिए जो आपके सामने वो एक पेमेंट गेटवे आता है, तो वो पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से या और अन्य माध्यमों से, तो वो ये बेसिकली ये कंपनी मैनेज करती है। इसको और स्पष्ट रूप से समझते हैं तो देखिए क्या है कि एक तरफ है मर्चेंट। अब मर्चेंट ने सामान बेचा और उसका पैसा आना चाहिए मर्चेंट के बैंक में। दूसरी चीज़ तरफ ये है कि ग्राहक है, वो ग्राहक का बैंक अलग है जहाँ से वो पैसा पेमेंट करेगा। तीसरा जो काम है वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। अब हो सकता है इसके जो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, वीज़ा का हो, मास्टर कार्ड हो या रुपे कार्ड हो, और इसी तरीके से यूपीआई भी अलग अलग कंपनीज़ का यूपीआई हो सकता है अमेज़ॉन वाला यूपीआई हो या किसी अन्य का पेटीएम वाला यूपीआई आपके पास हो। अब क्या है, एक तरफ मर्चेंट का बैंक, एक तरफ आपका बैंक, एक तीसरा जो कंपोनेंट हुआ वो कार्ड वाला या यूपीआई वाला एजेंट। और इसको इन सबको कैसे इंटीग्रेट करें, किस तरीके से इनको एक लाइन में जोड़ें कि सीमलेसली ट्रांजैक्शन होने के बाद वो पैसा ग्राहक के अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट पर आ जाए और एरर नहीं हो, यानी फेल ट्रांजैक्शन कम से कम हो। तो ये जो सीमलेस ट्रांजैक्शन जो प्रोवाइड करती है ना, वो ये प्लेटफॉर्म इस पाइन लैब्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली इनका मॉडल हुआ। अब इसके अलावा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में एक वैल्यू एडिड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू एडिड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, आपसे जैसे कई बार पूछा जाता है भाई आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या, नो कॉस्ट ईएमआई में। फिर आपसे पूछते हैं बाई नाउ पे लेटर का, या आपको कोई कैशबैक देना है कि इस कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद इतने आपको रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा। वो जो सारी चीज़ें आती हैं ना, वो एक्चुअली ये पाइन लैब्स है ना मैनेज करती है। तीसरा चीज़ ये है कि ये आपको मान लीजिए लोन पर चाहिए और आपकी ई केवाईसी नहीं, यानी ईएमआई पे आपको चाहिए, तो ई केवाईसी आपकी है नहीं। जब ई केवाईसी नहीं है तो ये ई केवाईसी करने के लिए भी वो उस पर्टिकुलर कंपनी को या मर्चेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। यानी मर्चेंट कुछ नहीं कर रहा है, जो भी काम कर रहा है मर्चेंट के बिहाफ पर बैक एंड में यानी पीछे की तरफ ये पाइन लैब्स कर रहा है, अगर वो मर्चेंट पाइन लैब से जुड़ा हुआ यानी मर्चेंट
क्लाइंट जो है, मर्चेंट इनका क्लाइंट है। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है ये B2B प्लेटफॉर्म है, यानी डायरेक्ट हमसे डील नहीं करती है, ये अल्टीमेट कस्टमर से डील नहीं करती, ये डील करती है जहाँ से इनका रेवेन्यू आता है वो आता है बिजनेस वालों से। तो ये B2B प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 70% आता है। दूसरा इनका जो वर्टिकल है वो है इशूइंग एंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ से इनका रेवेन्यू रेस्ट 30% आता है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, उसके लिए कोई प्रीपेड कार्ड आपने निकाला, जैसे कई बार ऑयल फिलिंग के लिए HP या BP या IOC या रिलायंस वाले का जो ये प्रीपेड कार्ड देते हैं, जहाँ पर आप कार्ड को लोड करा दीजिए और फिर इसको स्कैन कर लीजिए पेट्रोल पंप पर जाके, तो उतना अमाउंट जो है माइनस हो जाता है। या कई बार कई गेम्स के जो एरिना होता है वहाँ पर भी ये प्रीपेड कार्ड देते हैं, और बहुत सारी जगह प्रीपेड कार्ड। दूसरी चीज़ गिफ्ट कार्ड होते हैं, जैसे आपको किसी ने कोई फॉरेन में आपका रिलेटिव रहता है तो वो आपको गिफ्ट कूपन देंगे। अब वो गिफ्ट कूपन आपने ऑनलाइन रिसीव किया, उसका नंबर लिया और अब आप किसी मर्चेंट के यहाँ जाकर उसको रिडीम करा सकते हैं। तो अगर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू है, पाइन लैब्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू है, तो वो जो है वो सर्विस इनकी इशूइंग एंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म पर आएगी। तीसरी जो चीज़ है वो फॉरेक्स कार्ड है, प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। आप फॉरेन गए, प्रीपेड आपने कार्ड लोड कर रखा है, तो जितना अमाउंट होगा तो उतना ही वहाँ से वो, मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपके जितना वो प्रीपेड कार्ड फॉरेक्स के हिसाब से लोड है तो उतना फॉरेक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इनका बिजनेस मॉडल हुआ। तो 2 वर्टिकल हैं। अब बात करते हैं कि ये तो बिजनेस वर्टिकल्स की बात हो गई, ये कंपनी रेवेन्यू कैसे अर्न करती है इन सब ट्रांजैक्शन से, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है, जब ये मर्चेंट के यहाँ कोई सिस्टम लगाते हैं, वो जो स्वाइप जिस मशीन पर करते हैं, तो वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फीस होती है। या ऑनलाइन वाले होते हैं, तो जब अपना सिस्टम, ये ऑनलाइन सिस्टम उस कंपनी के जैसे अमेज़ॉन की साइट से जब इंटीग्रेट करते हैं, तो वो जो चीज़ है उसको पर मंथ ये सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। और चाहे वो फिजिकल बॉक्स लगाएं, मतलब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट दें, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करें, उसको बोलेंगे डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जिसके थ्रू ग्राहक पे कर रहा है, या ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो उसको डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स बोलते हैं। तो वहाँ से ये मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। तो जो FY25 में इन्होंने 18 लाख डिजिटल चेक पॉइंट जो है वो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन वो इंस्टॉल कर रखे थे, और हर एक डिजिटल चेक पॉइंट से इनको 380 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। दूसरी चीज़ ये, अगर ये कोई EMI, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको अगर आपने EMI के में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पर ये 0.39% चार्ज करते हैं। और इस तरह की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज थी, यानी EMI टाइप की जो चीज़ें, वहाँ पर इनके 2 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसको ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। मतलब आपने अगर मान लीजिए 1000 रुपये का EMI करवाया, टोटल कॉस्ट, अगर कोई टोटल वैल्यू उस ट्रांजैक्शन की 1000 रुपये है, तो उस पर 0.39% ये चार्ज करते हैं। मतलब पाइन लैब्स को रेवेन्यू जाता है। और टोटल इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किए FY25 में वो 2 लाख करोड़ के थे। इसके अलावा चूंकि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू जो है ये लेते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन पे ये 93 पैसे चार्ज करते हैं, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू टोटल FY25 में 70 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। तो ये बात रही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। दूसरा हिस्सा जो रहा वो है इशूइंग एंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म का। तो वहाँ से कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो वहाँ से ये प्रोसेसिंग फीस लेते हैं 1.3%, यानी जो प्रीपेड कार्ड इन्होंने दिए उसमें जितना अमाउंट आपने लोड किया उसका बेसिकली 1.3% ये चार्ज करते हैं। और FY25 में इनकी जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू थी वो 52,000 करोड़ थी, और जिस पे इन्होंने 1.3% चार्ज किया। अब इनके नेटवर्क की बात करूं तो इनके नेटवर्क में 9.8 लाख मर्चेंट्स हैं, 716 कंज्यूमर ब्रांड्स और कंपनीज़ हैं, 177 जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो HDFC बैंक हुआ, क्रोमा हुआ, LG हुआ, ट्रेंट हुआ, DMart हुआ, अमेज़ॉन हुआ और फ्लिपकार्ट हुआ। इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना, मार्की क्लाइंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट्स इनके प्लेटफॉर्म पर हैं। अब इन्होंने इनका जो एक्सपेंशन जो है वो फॉरेन में भी है। तो भारत में जिस तरह का पेमेंट सिस्टम
है उस तरह का ये रेप्लिकेट कर रहे हैं कई अन्य देशों में भी। तो मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और अफ्रीका में इनका ये इस तरह का सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है जिसको ये डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत से इनका जो रेवेन्यू है वो 85% आता है और जो फॉरेन से रेवेन्यू है वो 15% आता है। इशू साइज़ की बात करूं तो इशू साइज़ है 3900 करोड़ का और 2880 करोड़ इसमें से फ्रेश इशू है और 1020 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जैसे सिक्योर कैपिटल हुआ, टेमासेक हुआ, मास्टर कार्ड हुआ, ये अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। एक कंपनी के ऊपर 900 करोड़ का डेट है और जो ये फ्रेश इशू है 2880 करोड़ का, उसमें से 532 करोड़ जो है ये डेट रीपेमेंट में इस्तेमाल करेंगे। बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो P/E इस कंपनी के लिए सही मीट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है और अर्निंग पर शेयर नेगेटिव होने के कारण P भी यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये तो सही मीट्रिक है नहीं। तो दूसरा मीट्रिक इस तरह की लॉस मेकिंग कंपनीज जो होती है उनके लिए होता है EV टू सेल्स। तो EV जो होता है या एंटरप्राइज वैल्यू होता है वो उसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो अगर EV टू सेल्स में लूँ कोई रेशो तो ये दिखाता है कि हर 1 रुपये की सेल्स पर मैं आखिर कंपनी की कीमत कितनी लगा रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है इसका जो EV टू सेल्स है और EV में मैं पोस्ट इशू कैपिटल ले रहा हूँ और जो सेल्स है वो FY25 की मैं ले रहा हूँ। तो इस कंडीशन में EV टू सेल्स जो आता है वो 10.3 आता है और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है आपको EV टू सेल्स मिनिमम देना है। और इस तरह की एक कंपेरेबल कंपनी अगर हम ढूंढें तो वो है पेटीएम। हालांकि पेटीएम एग्जैक्टली इसका बिजनेस मॉडल जैसे पाइन लैब जैसा बिजनेस मॉडल पेटीएम का नहीं है। पाइन लैब्स का कुछ सर्विसेज बेटर हैं, कुछ बेटर बिजनेस मॉडल है पेटीएम के कंपैरिजन में, लेकिन पाइन लैब का जो EV टू सेल्स है जैसे मैंने बताया वो 10.3 और पेटीएम का 10.6 है। तो आपने ये मोबीक्विक का हाल देखा, आपने पेटीएम का हाल देखा, तो ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है फ़िलहाल लिस्टिंग पर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक रिटर्न देने वाला है नहीं। ये भी संभव है ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखते हुए कि या तो ये फ्लैट या थोड़ी सी नेगेटिव टेरिटरी में इस कंपनी की लिस्टिंग हो और इसके कई कारण भी हैं। एक कारण तो मैंने आपको बताया, कंपनी लॉस मेकिंग है। दूसरी चीज़ ये है कैश फ्लो में ऑपरेशन वो नेगेटिव है। तीसरी चीज़ जो है वो जो ज़्यादा सीरियस है वो ये है कि FY23, 24, 25 में ऑडिटर्स ने एडवर्स ओपिनियन दिया है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में और ये बोला है कि भाई आपकी ऑडिट ट्रेल नहीं है, यानी कि इनके जो ऑडिट से रिलेटेड ट्रेल है कंप्यूटर सिस्टम में कि ये चेक कर सकें आखिर ये ट्रांजैक्शन पीछे कहाँ जाता है, वो ट्रेल इनकी नहीं है। और बड़ा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के ऑडिटर्स अगर ऑडिट ट्रेल के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, हालांकि कंपनी जिस मार्केट में फिनटेक के मार्केट में वो काफ़ी बड़ा मार्केट है लेकिन उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। दूसरी बात ये कंपनी जो है ग्रो करने का भरपूर प्रयास कर रही है। केपेक्स जो ये अभी जो फ्रेश इशू रेज़ कर रहे हैं उसमें कर्जा भी कम करेगी। दूसरी बात ये मर्चेंट एक्वायर करने के लिए, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश करेगी। लेकिन अगर लिस्टिंग की तक की बात करें या IPO में अप्लाई करने की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि बेटर ये कि लिस्टिंग हो जाने दें, उसके बाद इस कंपनी की 1-2 क्वार्टर के परफॉर्मेंस देखें और उसके बाद आपको कुछ समझ में आता है तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कोई निर्णय करें। फिलहाल मुझे इस कंपनी के कोई फंडामेंटल बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नज़र नहीं आते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।